सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। बजट पर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर देश का बजट यहां पर पेश हो गया है और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार ने यहां पर अपना 5वां और आखिरी बजट पेश किया। कहा जा रहा था बजट में तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और शायद उस पटकथा को बहुत कुछ हद तक साबित भी किया है। पर इस पटकथा में कितनी सुविधाएं आगे मिलेगी और कितना लाभ जनता को होगा, यह अभी भी बड़ी बात है। क्योंकि यहां अगर हम बात करें बुनियादी सुविधाओं की, कि बहुत कुछ यहां पर यह बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम बात कहें तो यहां पर जो हमारी भारतीय अन्न योजना, मुफ्त राशन योजना, मुफ्त खाद्यान्न योजना, उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अब इसको लाभ कहें या 24 की तैयारी कहें, फिलहाल बैकग्राउंड तो यहां बनाया गया है। जो पिच है 24 की चुनाव की, यहाँ पर तैयारी यहाँ पूरी की गई है, वो करनी भी चाहिए। सरकार में अगर मौजूद है तो यहाँ पर अगर आंकड़े नहीं साधेंगे, यहाँ पर अगर लोगों को नहीं साधेंगे या वर्गों को नहीं साधेंगे तो किस तरह से यहाँ पर हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। अब हैट्रिक होगी 24 में कि नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और फिलहाल ये बात भविष्य के गर्भ में निहित है। फिलहाल जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बजट की विशेषता है वो यहाँ पर हम जीपीएस के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर बेहतर हुआ है इस बजट में और क्या कुछ आम जनता के लिए यहाँ पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पीएम किसान राशि जो सम्मान निधि होती है, और जब बजट बढ़ाया गया है तो यहाँ पर ये भी 8,000 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20,000 करोड़ किसानों के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो पीपीपी मॉडल के तहत स्टार्टअप भी किया जाएगा और किसानों के ऋण के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बजट है वो एक महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं वाला लाया गया है और कहा जा रहा है 7 प्राथमिकताओं वाला बजट है। ये बजट कैसा है और बजट से लाभ कैसे होंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो सुविधाएं बताई जा रही हैं वो बेहतर है। और कहीं ना कहीं जो पहला जो मास्टर स्ट्रोक हम सोच रहे थे बजट में कि किसानों के लिए बेहतर होगा और आम जनता के लिए बेहतर होगा, तो बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि जो एक निम्न आय वर्ग है, जिसकी आबादी लगभग देश में अगर हम बात करें तो 80 करोड़ के लगभग है, जिसको यहाँ पर 1 साल और मुफ्त राशन बढ़ा दिया गया है। कोरोना के समय चलता हुआ वो राशन जब कोरोना के समय शुरू किया गया था तब बढ़ाया गया था, उसके बाद यहाँ पर अब राशन बढ़ाकर उस वर्ग को यहाँ पर साधने का पूरा प्रयास किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्यम आय वर्ग के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर लाई गई है। उनके यहाँ टैक्स में छूट दी गई है। 0 से 3 लाख तक के लिए कोई छूट नहीं, 7 लाख तक के लिए कोई छूट दी जाएगी। उसके बाद जो अन्य जो स्लैब है 6 से 9 लाख के लिए 5%, 9 से 12 लाख के लिए 10% और 12 से 15 लाख के लिए 15% छूट का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रियायत तो दी गई है। अब रियायत क्यों दी गई है, कारण क्या है या व्यवस्थाएं क्या है, तो इसको भी देखना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक व्यवस्थाएं है कि जब टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेसिंग होती थी, उसकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो पहले 90 दिन होती थी, पर अब टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग यहाँ पर 90 दिन से घटाने कर 16 दिन कर दी गई है। महत्वपूर्ण यहाँ पर सामने आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले जो माइक्रो उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग हैं, उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। उनको भी यहाँ पर कर में छूट दी गई है और निश्चित रूप से इसका जो लाभ है वो आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें इस बजट की, तो इस बजट में तमाम तरह के प्रावधान रखे गए और तमाम तरह की चीज़ों को बताया गया कि कैसे हम यहाँ पर बेहतर करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बेहतर की बात नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। और यहाँ पर फिलहाल अगर हम बात करें तो विपक्ष का भी यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आ गई हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है पर जनता को ना पहले कुछ दिया है और ना आप कुछ देगी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट में ये भी कहा है कि भाजपा बजट महंगाई बेरोजगारी को बढ़ाता है और किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग को इससे कोई आशा नहीं मिलती है और ये बजट
केवल और केवल चंद लोगों को लाभ दिलाने के लिए ही बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें 50 से ज़्यादा एयरपोर्ट के यहाँ पर खुलेंगे, उसके लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटे अनाज को बीजेपी लगातार बढ़ावा दे रही है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो 20 लाख करोड़ का जो कृषि ऋण है वो भी बढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं 11 करोड़ छोटे किसानों को इससे अप्रत्यक्ष रूप से फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक पीएम आवास योजना महत्वपूर्ण, और यहाँ पर इसका जो फंड है वो लगभग 66% बढ़ाया जाएगा, यानी लगभग 80,000 करोड़ इस योजना के लिए सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा बात करें तो एकलव्य स्कूलों के लिए भी लगभग 38,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगी और 1 साल तक लोन में छूट मिलेगी। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं तो जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लैब है, जो सुविधाएं हैं और जो सहूलियत है वो सभी वर्गों को यहाँ पर दी गई है। अब सुविधाओं को वर्ग कैसे देखते हैं और जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर हायतोबा कर रहा है कि केवल चंद पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए यहाँ पर बजट बनाया गया है। शमसी अजहर भाई प्रवक्ता भाजपा पर पक्ष रखेंगे, जयप्रकाश पांडे प्रवक्ता सपा पर पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फायरब्रांड प्रवक्ता विनोद सिंह भाई पर पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल रहेगा वो प्रवक्ता भाजपा से रहेगा। शमसी भाई, बजट आ गया पर विपक्ष बोल रहा है कि कुछ नहीं, केवल छलावा है, ना पहले कुछ दिया था ना अब दिया, और केवल पूंजीपतियों को लाभ दिलाने की व्यवस्था इसमें की गई है। कोई मजबूत आधारभूत कदम या आधारभूत सुविधाएं बजट में नहीं दी गई हैं, कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपका और आप पैनल में बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं का अपनी अपनी बात करने के लिए, जिनको आपने आमंत्रित किया है। जी। मुद्दा आज का जिसपे पूरी देश की निगाह टिकी हुई थी जी, बजट का, वो बजट जो है संसद में पेश किया गया। जी जनता के हित के लिए बजट पेश किया गया, जी, देश के विकास के लिए बजट पेश किया गया, जी, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया, जी, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया, जी, स्वास्थ्य की योजनाओं को बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया, 1 साल अन्न योजना जो चल रही है मुफ्त राशन की, उसको बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया। और सबसे मेन बात यह है, गरीबों को मजबूत करने के लिए ये बजट पेश किया गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कैसे मजबूत किया है बता दीजिए। सुन लीजिए, अभी शुरुआत हो रही है, अभी 1 घंटे तक आपका डिबेट चलेगा, बीच में आप पूछते रहिएगा। नहीं, गरीबों तो का ये बजट गरीबों को देखिए, सबसे पहले हम रोजगार के माध्यम से मजबूत करेंगे। 1 साल तक उनको राशन जो फ्री दिया जा रहा है उससे मजबूती मिलेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। देश के विकास के लिए काम होगा। हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जी, और 50 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जो उनके साथ सभी मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, इसकी भी घोषणा की गई है। तो बजट जो है मिला जुला के हिंदुस्तान के लिए एक बेहतरीन माहौल में बजट पेश किया गया है। अब होता यह है कि विपक्ष की बात अगर की जाए तो विपक्ष ने तो हमेशा विरोध किया है। अच्छा। विपक्ष तो चाहता ही है कि भाई विरोध करना, क्योंकि उसका अधिकार, अगर वो समर्थन कर देगी तो पार्टी खत्म हो जाएगी और फिर उनकी जो रोजी रोटी चल रही है, जो कुछ अपना खा पी रहे हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। समर्थन नहीं करते, नहीं, समर्थन कहीं से नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो तिरंगा यात्रा निकली थी 15 अगस्त में, उसका भी समर्थन नहीं किया था विपक्ष ने। तो ये उनकी मोनोपोली है कि उनका हर चीज़ में उनको विरोध करना है, तो विरोध करें, उसकी कोई बात हमको नहीं उनसे लेना है। हमने जो छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम किया, MSME के सेक्टर में, चाहे ODOP हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसको बढ़ाने का काम लिया। और आपने देखा होगा कि इसके पहले केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से एक वो चला था, क्या कहते हैं, मुख्ताराबाद नकवी ने एक चलाया था प्रोग्राम, जिसमें प्रत्येक ज़िले से जो एक प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से, जिसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे लघु उद्योग जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, उनको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया और आज जो है उनकी पूरा रोज़गार उनका स्थापित हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़रूरतें थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी हुई। और सबसे बड़ी बात होती है टेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो उसमें आपने देखा होगा कि बजट में उसमें छूट दी गई है, सस्ते किए गए हैं। चाहे टेलीफोन आप देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल कोई भी सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान हो, तो सभी चीज़ों में जो है दाम कम किए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और हमको तो ये कहना है कि विपक्ष को भी चाहिए कि अपने विपक्ष होने का धर्म अदा करें और सबसे पहले ये सोचे कि अगर ये बजट आया है, देश के लिए आया है, राष्ट्रहित के लिए आया है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। समझो, आपको लगता है कि बजट जो लाया गया है, राशन की योजना को बढ़ा दिया है,
किसानों के लिए तमाम चीजें लेके आए हैं, लोन में छूट भी दे रहे हैं, 1 साल तक लोन में छूट भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 24 के लिए बैकग्राउंड तैयार किया है सरकार देखिए ने। 24 का तो हमने अभी सोचा भी नहीं है। अच्छा, सोचा ही नहीं सबसे है। मेन बात तो है विपक्ष को ये लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो चुनाव को देखकर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम जो है वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि मतलब जब चुनाव आता है तभी एयर कंडीशन से बाहर निकलती है, तभी जो है एयर कंडीशन वाली बात नहीं, क्यों सुन बोलते हैं लीजिए, भैया आप नहीं, लोग? नहीं, बात जी, एयर सुनिए। कंडीशन वाली बात एयर कंडीशन वाली बात तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से विधानसभा में बोला गया। हाँ। और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन दल के इनके साथी थे उन्होंने ही उनको नसीहत दी। तो ये हम नहीं बोल रहे, ये पूरा देश बोलता है अच्छा। कि जब चुनाव आता है तभी 2 परजीवी जो है दिल्ली से प्रकट होते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है परजीवी के नाम बता दीजिए। एक यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश से भी जो है कुछ लोग एयर कंडीशन छोड़ के निकलते हैं कि चलो भाई अब राजनीति करना है, अब अपनी सत्ता जो एक बार आ गई थी 2012 में। तो क्या चाहते हैं? कुटिया में रहे लोग, दोबारा कुटिया में चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ। जनता को जो चाहिए होता है जनता उसका जवाब देती है। और अच्छा। हम जनता के बीच में रहकर जनता का काम कर रहे हैं। जनता की समस्याओं से हमको मतलब है, हम उनकी समस्याओं का वो कुल मिला के बजट अच्छा कर रहे है। हैं। कुल मिला के बजट 100% अच्छा है। इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया यानी हैट्रिक लगेगी इस बार 24 में? हैट्रिक तो पक्की है, हैट्रिक अच्छा। का तो यहाँ मामला ही नहीं है। अच्छा। तो अभी 2024 दूर है। तो अभी आप बोले तैयारी नहीं करा 24 की, नहीं फिर तो बोले हम तो हैट्रिक कह रहे हैं ना लगेगी। कि हम तैयारी अभी चुनाव की नहीं कर रहे हैं। हम अभी अच्छा। जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता को लेकर चल रहे हैं कि जनता की जो भारतीय जनता पार्टी के जो जुटे हुए कार्यकर्ता हैं, जिनकी निगाहें हैं, जिनको अपनी सरकार से लगाव है, जिनको उम्मीदें हैं सरकार से, तो उनके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो हमको हिंदुस्तान की 1 अरब जो है 40 करोड़ जनता, उसके बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ सोचना है। जहाँ कहीं बड़ी दूसरी पार्टी की सरकार है, जो भी यहाँ पर बजट पेश किया गया तो किसी अलग स्टेट के लिए नहीं पेश किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्तर प्रदेश में सस्ता रहेगा, लेकिन अगर दूसरी जगह दूसरी पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर महंगा कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में वो कर दिया जाएगा, गोवा में कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जो भी आया है बजट सबके लिए समानांतर बजट है। ठीक है। जगह भाई, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे इनकी बात पर। तो मुस्कुराहट क्या कारण था भाई? अखिलेश यादव का ट्वीट भी आ गया है और ये लोग सभी लोग एयर कंडीशन की बात करना नहीं भूलते हैं। कोई भी बात होगी तो एयर कंडीशन की बात जरूर आई। कैसे देखते हैं इस बजट को आप? देखिए गौरव भाई, भारत निश्चित रूप से किसान और नौजवानों का देश है। दुनिया में सबसे बड़ी किसान आबादी और नौजवानों की आबादी भारत में है जी। और इसमें बजट निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आशा से देखा जाता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं अच्छा। तो बजट का आकर्षण खत्म हो गया है। अच्छा। 2 कारण से। चूँकि अब पब्लिक सेक्टर की, सरकार की वो भूमिका रही नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्शन काफ़ी हद तक बहुत ताकतवर हुआ है और उसका बजट से कुछ बड़ा लेना देना नहीं रहा। दूसरा ये है कि पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी तो सारी योजनाएं, मोटे मोटे नीतिगत निर्णय बजट में आ जाते थे, तो उस दृष्टि से भी आशा से देखा जाता था। अब तो मोदी जी वित्त मंत्रालय से राय परामर्श के बिना कभी भी पीसी बुला के आर्थिक बड़े नीतिगत निर्णय की घोषणा भी कर देते हैं। तो ये ले दे के बजट जो हमारा है वो केवल रियल में वित्तीय आय व्यय का विवरण हो गया भारत सरकार के। तो आकर्षण तो खत्म कर ही दिया है मोदी जी ने। जी। बाकी जहाँ तक जो भी है, फिलहाल अमृत काल में जो अमृत वर्षा वाला बजट आया है जी। तो बजट को सरसरी अगर देखिए गौरव भाई, तो ये बजट भाजपा की तरह ही बड़ा विभेदकारी है। जी। इसकी अमृत की बूंदें तो इनके संरक्षित कारपोरेट हाउसों में बरस रही हैं। अच्छा। लेकिन जो सामान्य, मतलब इन्होंने इंडिया और भारत 2 हिस्से में बंटवारा तो कर ही दिया है भारत का। ये इंडिया भारत समझाने में। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा इंडिया क्या है, भारत क्या है। तो जो भारत है, जो गांव गरीब किसान रहता है, असली भारत मतलब हाशिए का जो व्यक्ति है जी। तो उस भारत पे तो 20 वर्षा हो रही है जी। और अमृत इनके संरक्षित कारपोरेट हाउसों पे हुई है। अब मैं उसको बता देता हूं कि कैसे है। देखिए, किसानों से ही शुरू की जाएगी, क्योंकि किसानों के लिए ही ये वित्त मंत्री महोदया ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी घोषणाएं भी करी है। अच्छा। तो जहां तक जिस सब्सिडी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की गई है जी। कि वो बड़ी सब्सिडी है जी। अब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं जी। अगर उसमें 1000-2000 रुपया बढ़ जाएगा तो वो संसद में घोषणा लायक है। अगर विकसित देशों की बात आप करते हैं कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो दुनिया में जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो प्रति हेक्टेयर 2,10,000 भारतीय मुद्रा में सब्सिडी देती है। और भारत सरकार सब्सिडी तो छोड़िए, जो सीधी सहायता भी दे रही है वो कितना है आपने दिखाया, मतलब उल्लेख करने लायक नहीं है। अब बाकी किसानों की देखिए, जी अगर बुनियादी समझ रहती किसान की, भारत ट्रॉपिकल क्लाइमेट का देश है, उष्णकटिबंधीय। और किसानों की सबसे बुनियादी चीज एक्सप्रेस वे
या आप कहिए एयरपोर्ट बना दे रहे हैं, वो भी जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन किसान की सबसे बुनियादी चीज है सिंचाई। अच्छा। अगर सिंचाई में आप फंड लगाते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट पे अगर फंड लगाते हैं, तो किसान की पीसीआई खुद इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो तमाम चीजें हासिल कर लेगा। सिंचाई की स्थिति ऐसी नहीं है गौरव जी। अच्छा। भारत जल संकट वाला क्षेत्र नहीं है। इस देश में 60% एरिया आज भी गैर सिंचित है जी। और फर्क कितना होता है कि अगर एक गैर सिंचित क्षेत्र जो बुंदेलखंड, विदर्भ, राजस्थान, ये सब क्षेत्र गैर सिंचित है, मैसूर सहित, यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज 1.2 टन है, और अगर वही सिंचित कर दिया जाता है तो 4 टन हो जाती, मतलब 4 गुना का सीधा सीधा अंतर है। अब आप ये बताइए कि क्या भारत में रियल में जल संकट है? अगर मानसून का औसत अनुमान लगाएंगे आप, तो हमारी कृषि, हमारे गृह कार्य, मतलब पेयजल, इंडस्ट्री सहित जो पूरी डिमांड है हमारी, वो 800 अरब क्यूबिक घन मीटर की है। और अकेले इंद्रदेव, चूंकि भारतीय भाजपा की सनातन भाषा में कहा जाए तो अकेले मतलब मानसून की जो वर्षा है, इंद्रदेव की कृपा उससे 5 गुना ज्यादा होती है, 4000 क्यूबिक घन मीटर। अच्छा। तो पानी वर्षा का कमी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास सदा नीरा नदियां हैं, मतलब गंगा की सारी सहायक, घाघरा, गंडक सहित जितनी भी हैं, यमुना या फिर साउथ इंडिया की जितनी है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तो नदियों में जल भरपूर है। अच्छा। वर्षा हमारे आवश्यकता से 5 गुना ज्यादा है। फिर भी इच्छा शक्ति चूंकि इसकी है ही नहीं है कि अगर इच्छा शक्ति, जिस नेहरू का ये पानी पी पी करके कसीदा पढ़ते हैं, नेहरू का पानी समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जिस नेहरू जी का पानी से संबंध क्या है। अच्छा। पानी से संबंध ये है कि 10 साल में एक इंदिरा नहर बनी हो, जो राजस्थान मतलब ब्यास से निकल के पूरे राजस्थान के रेगिस्तान को हरा भरा करती है। या आप जिस बेल्ट में बैठे हैं, शारदा नहर यहाँ से गुजरती है। तो आप ये बताइए कि किसान का जो असली भला है वो उसको इंपावर करना है, तो अगर आप सिंचाई का विस्तार नहीं करेंगे तो उसकी उपज कैसे बढ़ेगी? आप हमारे मित्र, आप जब कहें कि कैसे आप इंपावर कर रहे हैं, तो कहें अरे अन्न तो दे रहे हैं। तो वो तो ये बता ही रहे हैं कि मतलब भूखमरी इंडेक्स में हमारी हाल कहाँ पहुंच गई है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के पास। और वो हंगर इंडेक्स छोड़ दीजिए, नहीं मानते। स्मृति ईरानी जी ने जो सदन में उत्तर दिया है, उसी को अगर केंद्रित कर लीजिए तो 9,27,000 6 महीने से 6 साल के बीच के दुनिया के बता रहा हूँ, दुनिया के सबसे कुपोषित लोग अफ्रीका से और दक्षिण एशियाई तमाम गरीब देशों से नंबर 1 की स्थिति पे हम हैं। 28 मिलियन टन का हमारा खाद्यान्न भंडार भरा है। तो जाहिर बात है कि इनकी कहीं भी नीति में भारत जो है, जिसे मैं हिंदुस्तान कह रहा था, मैं क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान कहाँ रहता है, इंडिया कहाँ रहता है। देखिए, ये जो जिन चीजों को ये बहुत हाईलाइट करते हैं, जैसे एक्सप्रेसवे बन गया, मुबारक हो। अच्छा। लेकिन इन्हीं का सरकारी आंकड़ा है कि भारत के 6 से 7% ट्रैफिक एक्सप्रेसवे पे चलता है। सबसे ज्यादा जो जनता चलती है 83%, वो जिला सड़कों पे चलती है। आप पत्रकार हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेसवे छोड़ के किसी जिला तहसील पे जाइए, सड़क में गड्ढा में सड़क बताने की जरूरत नहीं। अच्छा। तो उस 83% जनता जो है, उसे मैं हिंदुस्तान कह रहा हूँ। अच्छा। कि उस जनता के लिए एयरपोर्ट से क्या लेना देना है, एक्सप्रेसवे से क्या लेना देना है। बहुराष्ट्रीय नाव द्वारा सर्टिफाई अगर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं आ जाएंगी, तो हम 27 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले किसान की प्रति व्यक्ति आय है कि वो मेदांता में एडमिट करा पाएगा। तो जिला अस्पताल की क्या स्थिति है, जिला सड़क की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। तो अगर उसको आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, अमृत वर्षा तो खास घरानों पे ही हुई है। इसलिए कह रहे हैं हम कि ये हताशा वाला बजट है, तो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी और हद तक भारत विरोधी भी है। बताइए, आपने कहा कि पूंजीपतियों बरसेगी, क्या बजट में अडानी के नाम से कुछ दिया गया है या अंबानी के नाम से कुछ दिया गया है? वो आज देने की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा। सबसे ज्यादा सब्सिडी, सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दबाव डाल के, अच्छा, भारतीय जीवन बीमा को दबाव डाल के दिवालिया होते हमारे पब्लिक सेक्टर के शेयर कब खरीदे हैं LIC और SBI ने? अच्छा। क्यों अडानी पे इतना रहम है? तो ये है कि अगर वित्तीय नीतियों का, भाई हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट पढ़िए, तो उन्होंने तो साफ साफ सिद्ध किया है कि अगर मतलब पद पे बैठे हुए वित्तीय नियमों का दुरुपयोग करके, दबाव डाल के एक व्यक्ति विशेष को बनाया गया है, वित्तीय केंद्रीकरण की। अच्छा, आप वित्तीय केंद्रीकरण की बात केवल लोहिया जी नहीं कहते थे, इनके जो सबसे बड़े थिंक टैंक थे
दीनदयाल जी वो भी कहते थे न धन का अभाव न धन का प्रभाव, और वो कहते थे कि बहुत उत्पादन मतलब बहुत लोगों द्वारा उत्पादन। अच्छा। और ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले कि ये कहते हैं कि नहीं बहुत उत्पादन माने अडानी द्वारा उत्पादन। अच्छा। तो ये इनका जो केंद्रीकरण है ये सिद्ध होता है। भाई अरबपतियों की संख्या इस दौर में जब हमारी 20 करोड़ आबादी बीपीएल के नीचे है, 23 करोड़ लोग 375 रुपया नहीं कमाते, 50 करोड़ लोगों की जो आबादी है वो कुल जीडीपी में 10% का योगदान कर रही है, और 10% लोगों के पास 73% का योगदान होता है। इतनी विषमता की खाई है हमारी है। तो उस विषमता में अब कहने के लिए थोड़ी बचा है। अच्छा, आज अरबपतियों की संख्या हमारी जो है 166 हो गई। अच्छा जाइए, जो अडानी अंबानी का आप लोग बार बार नाम लेते हैं, क्या ये मोदी सरकार के पहले क्या रूटपति थे? तब भी नहीं, पहले तो एमआरटीपी एक्ट भी होता था, और अगर इंदिरा जी का दौर रहता, सुनिए मैं बताऊं, अगर समाजवादियों इंदिरा जी का दौर होता तो ये राष्ट्रीयकरण हो जाता। अच्छा, राष्ट्रीयकरण जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला खदानों का हुआ, जमींदारों का भी उन्मूलन हुआ। अब वो तो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, डिटेल बताएंगे। अच्छा। लेकिन अब तो ये है कि जो कुछ नेहरू जी को पानी पी के कोसते हैं, कांग्रेस ने समाजवादियों ने सार्वजनिक संपत्तियां बनाई थी। अच्छा। उसको नीलाम करके बेच के एक कारपोरेट हाउस को मजबूत करना है। और वो जान लीजिए समाजवादियों ने कब बनाई थी? क्यों, समाजवादी तो हमेशा ही रहे, 77 से रहे। कांग्रेस की जब भी अल्पमत की सरकार रही तब भी रहे। और समाजवादी दल का होना महत्व का नहीं है। जब भी किसी हाशिए के व्यक्ति के लिए इंपावर करने के लिए, राजनीतिक सहभागिता के लिए नीति निर्माण होगा या आर्थिक सहायता के हाथ बढ़ेंगे तो समाजवादी, नहीं तो क्या सांप्रदायिक होगा। क्या बात, क्या बात। ठीक है मनोहर भाई प्रवक्ता सपा ने तो नाराजगी उतार दी जी, आप कैसे देखते इस बजट को? और शमसी भाई बोल रहे हैं गरीबों के लिए बहुत कुछ किया गया, खाद्यान्न दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड तैयार हो गया है। और आपकी भारत जोड़ो यात्रा भी कल समापन हो गया, परसों 2 दिन पहले। कैसे देखते हैं इस बजट को, और क्या भूमिका रहेगी अब विपक्ष की बजट को देखते हुए? देखिए गौरव जी, ये भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता कुछ भी मिथ्या प्रचार करके, आंकड़ों की बाजीगरी करके, आंखोंबाजी करी है जनता के आंख में, मैं बता रहा हूँ, जनता के आंख में धूल झोंकने का कितना प्रयास कर लें, लेकिन प्रमाणिक तौर से इनकी नीतियाँ, जो विशेषकर आर्थिक नीतियाँ, ये सिद्ध करती हैं कि इनकी आर्थिक नासमझी भारत के आम किसान, गरीब, छोटे लघु उद्यम करने वाले, हमारे स्किल्ड लोग या परंपरागत तरीके से जो व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, ये सरकार उनकी विरोधी सरकार है। उसका कारण है, बहुत स्पष्ट कारण है। अब अभी हालिया में देखिए रिपोर्ट भी आ गई, रिसर्च रिपोर्ट, उसमें बड़े प्रमाणिक साक्ष्यों के तहत बताया गया है किस प्रकार से एक व्यक्ति को, उसकी कंपनी को फायदा देने के लिए सारे नियम कायदे कानून को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया। निगलेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि सरकार ने बढ़ चढ़ के उनको पैरवी करने का काम किया। इसलिए उनकी संपत्ति में इतना इजाफा बढ़ा। जो भी अर्थ को थोड़ा बहुत जानते समझते हैं, वो सबके लिए आश्चर्य का, रिसर्च का विषय अडानी जी या इनके चुनिंदा उद्योगपति बने हुए हैं। खैर, ये मोदी सरकार में ही संभव है, चूंकि देश के सारे साधन संसाधनों पर किस प्रकार से डाका डाल के अपने चुनिंदा मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए। आम देशवासी, उनका भविष्य पूरी तरीके से इन्होंने खत्म करने का कुचक्र किया है। और पिछले 10 साल से, मैं दोनों बात कहता हूं भाजपा के साथी से, अगर ये समग्र भारत की बात करते हैं, समर्थ भारत की बात करते हैं, तो फिर आखिर इनको ये क्यों, ये तो विरोधाभासी है, ये क्यों कंटिन्यू बार बार अन्न वाली योजना करनी पड़ रही है? और ये देश में वाकई ये देश में स्थिति है, तो आप दोनों बात एक नहीं कह सकते। आज के ये 2014 से लेके आम लोगों को जो व्यवसाय करना चाहते हैं, योग्य हैं, बिना गारंटी के, बिना चक्कर लगाए, साधारण तरीके से, क्या कोई आर्थिक सपोर्ट बैंक देने के लिए तैयार हैं? क्या सरकार की कोई ऐसी नियत है कि जो स्पष्ट हो? देखिए, ईमानदारी से, केवल कागजों की बाजीगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने देखा किस प्रकार से हंगर इंडेक्स की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की बात हो, प्रॉस्पर और प्रॉस्पेक्ट भारत की बात हो, हर जगह आंकड़ों के उस पर, जब पूरे वैश्विक मानचित्र में हमारी पोजीशनिंग बहुत नीचे हुई है, और हम लगातार इनके जुमले और झूठ के कारण, इन आंकड़ों की बाजीगरी के कारण, इन आंकड़ों को बेवजह डिफेंस देने के और तर्कपूर्ण बनाने के कारण आप देख रहे हैं देश की क्या हालत हो रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था
पिछले इतने सालों में यहाँ के लोगों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, किसानों के द्वारा, सभी भारतवासियों के द्वारा एक बहुत बेहतर, बहुत इज्जत सम्मान के साथ देखा जाता था। अच्छा। लेकिन हमने वो दौर भी देखा रिसेशन का, आप देखिए, लेकिन तब भी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत को लोग सलाम करते थे। लेकिन आज क्या सलाम कारण नहीं करते है? क्या? नहीं, आज क्या कारण है? आपने देखिए, इतने हमारे देश के क्या, दुनिया के बड़े उद्योगपति के ऊपर इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, ये हमको एक भारतवासी के नाते तो शर्मसार करती है ना। अच्छा। इस सब की परोक्ष अप्रोक्ष जिम्मेदारी उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत, नहीं, इसीलिए मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी की सोच, इनकी नीतिगत नाकामी, इनकी नासमझी को ही जाता है। इससे ज्यादा आपके दर्शक समझदार हैं, वो अपने विवेक से फैसला ले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल षड्यंत्र और कुचक्र करने का काम करती है। अच्छा, ठीक है। ये बजट भी पहले की बजट की भांति केवल जुमले और झूठे आंकड़ों पर आधारित बजट है। इसका व्यवहारिक वास्तविक धरातल पर कोई बहुत लेना देना नहीं है। और ये आम जन को, ये बजट आम जन को दूरियां ही पैदा करेगा, जैसा लगातार करते आया है। ठीक है शमसी भाई, बड़ी नाराजगी है भाई, कहते जुमले कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। भले ही 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, पर कहीं ना कहीं अभी भी संतुष्टि नहीं है। कहना है कि केवल और केवल छलावा है और कागजों की कारीगरी करते हैं और आंखों को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, पूरे कुछ नहीं करते। कहते हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, मतलब हम थोड़ी कुछ कर रहे थे। देखिए, और ये विपक्ष जो है, पांचवी अर्थव्यवस्था गौरव है, जी, एक विपक्ष मिनट है। बोलिएगा, पांचवी अर्थव्यवस्था, इसका भी उत्तर दे दे भाई साहब जी। कि वो रियल में भारत ने कुछ किया या इंग्लैंड ने खराब प्रदर्शन कर दिया, हम 5वें हो गए? वरना तो हम खड़े वही रहे हुजूर, बांग्लादेश, गौरव वियतनाम जी, भी हमसे आगे देखिए, हो। विपक्ष है और विपक्ष जब इस तरीके का बयान देता है तो बिल्कुल साफ झलक जाता है कि हताशा बोल रही, निराशा बोल रही है। इतनी मेहनत करने के बाद भी जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ छलावा की राजनीति करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हाल में किस तरीके का माहौल चल रहा था और कहां से किस तरीके का इन्होंने यू टर्न लेते हुए जातिवाद और धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किस तरीके से किया, सब चीजें सामने गलत। अरे आज तुम से हम बजट पर बात कर लेते हैं, आप फिर यही इनकी समस्या है। समस्या यही है, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। बात अभी आज पूरी होने दीजिए विकास भाई। ये इनके केवल आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोला, यही असर नहीं आया। आना यही है। देखिए, अरे 3500 किलोमीटर चल के तो गए भाई। सत्ताधारी दल को कि चर्चा भारत जोड़ो पे करनी, बजट पे करनी ही नहीं है। आप देखिए कि आप ही ना लेके आए भाई एक साफ सुथरा बजट, अरे जिसमें 3500 किलोमीटर चल के गए, गरीबों अच्छी को बात है। ये मजबूत घबरा करने की गए बात, हैं, भारत जोड़ो, रोजगार देने भारत की और बात, भारत जोड़ो विकास की ये बात, बयान है। हुआ अभी। और आप कहां से कहां तक एक छोटी पार्टी जो अभी अपने को संभाल नहीं पा रही है, वो 10 साल में नहीं भर पाए। बड़ी छोटी पार्टी है। एक पार्टी जो अपने को संभाल भी नहीं पा रही, उत्तर प्रदेश में नहीं कायदे से पैर जमा पा रही है, वो पूरे विश्व की राजनीति करने की बात करती है। अरे कम से कम आप अरे अपने कहाँ को अमेरिका मजबूत चुनाव कर लड़ने लीजिए। जा रहे हैं भाई। आप बहुत सच्चे थे, आपने नारा दिया था कि भाई काम बोलता है, काम बोलता है। किस तरीके का काम बोला वो 2017 में आपने देखा। आप भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन हुआ क्या आपने वो भी देखा। हमारा जो बजट पेश हुआ है सीतारमण जी का बेहतरीन बजट है, जिसमें सस्ते भी किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, जो इस तरीके के क्या करते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित चीजें थी, अभी लौट के उन सब आएंगे। चीजों को जो है सस्ता करने का काम किया गया है, महंगाई को कंट्रोल में करने का काम किया है, विकास दर को बढ़ाने का काम किया है, विश्व पटल पर हिंदुस्तान की एक मजबूत छवि बनाने का काम किया गया है। और वहां पर भी आप जो है छोटी सी छोटी कमियों को आप उजागर करने का काम करते हैं। इस तरीके की राजनीति, अगर राष्ट्रीय भावना आपके अंदर आनी चाहिए कि कम से कम आपको सोचना चाहिए कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है, हिंदुस्तान एक मजबूत बनकर पूरे विश्व में उभर रहा है, तो वो आपको नहीं दिखाई देता। आपको यही दिखाई देता है कि भाई तरीके का बयान दिया, ये हो गया वो हो गया। आप देखें कि मिला जुला के जब रिजल्ट आता है तो टोटल रिजल्ट देखा जाता है कि वो किस तरीके से कारगर हो रहा है, और वो हिंदुस्तान के माहौल के लिए, हिंदुस्तानी समाज के लिए बहुत ही अनुकूल बजट पेश किया गया है। जयप्रकाश भाई, भैया आप लोग क्यों कमी बताते, क्या दिक्कत है भैया? आप लोगों का बजट पेश हुआ है, कोई अगर अच्छाई है तो उसका समर्थन भी कर दीजिए भाई, क्या समस्या है भाई? वो तो निश्चित रूप से समर्थन किया जाएगा गौरव भाई, लेकिन अब सवाल ये है कि जब बजट में देश को कमजोर किया जा रहा है, ये करें देश मजबूत हो रहा, देश कोई कागज का टुकड़ा थोड़ी है।
अगर इनके नज़र में देश केवल शहरों में रहने वाले बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे जीने वाले संगठित सेक्शन के लोग हैं तो जरूर देश भाई मजबूत ये हो तो रहा। कम से कम कहते हैं कि हिंदुस्तान को 10 कंपनियां चला रही, लेकिन इनकी उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तो सिर्फ एक कंपनी का नाम लिया जाता था। और किस कंपनी का नाम लिया जाता था ये भी आपको मालूम है, किस तरीके से अमर सिंह उस कंपनी को यहाँ उत्तर प्रदेश में लेके आए, किस तरीके से उसने उत्तर प्रदेश को हाईजैक किया, वो भी आपको पता चला। और बाद में जब उसका पोल खुला तो वो किस तरीके से कारागार में किस तरीके से सदा काट रहे, ये भी आपको पता है। तो हम तो कम से कम 10, 12, 15 लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ एक आदमी को बढ़ाने का काम किया था, और किस तरीके का काम किया था वो भी आपने देखा। तो हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गरीबान को अच्छी तरीके से झांक कर देखना चाहिए कि आप भी सत्ता में कुछ दिन रहे हैं, और उसके बाद आपने रहते हुए आपने क्या काम किया है वो पूरी तरीके से आपको याद करना चाहिए कि हमने क्या किया था कि जनता ने हमको नकार दिया, और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं कि वो लगातार दूसरी बार तीसरी बार रिपीट होती चली आ रही है। तो कुछ ना कुछ तो हम जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता हमको वोट दे रही है, और हम लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और एक मजबूत सरकार जब बनती है, स्थायी सरकार जब बनती है, तभी देश मजबूत होता है। भाई जी क्या कहेंगे भाई? अब देखिए, ये दुर्भाग्य है कि बजट पे बोलना है और हमारे मित्र बार बार अपनी सरकार राजनीतिक अस्थायित्व की बात कर रहे हैं। तो अब इनकी राजनीतिक जीवता का ये पता चलता है। अब दूसरा, जहाँ तक ये सवाल है कि ये इनकी सरकार कर रही है, जैसे जिन नौजवानों की मैं चर्चा कर रहा था जो खुद यही दावा किए हैं, जैसे 2 करोड़ रोजगार, चलिए मैंने भी मान लिया जुमला है। अच्छा 10 साल का, चूंकि ये खुद ही कहते हैं, वो उसकी हकीकत भी है। 10 साल का मतलब ये अंतिम बजट है इनका पूर्णकालिक। अच्छा अब आप ये बताइए, इनके राज्यसभा में इनके मंत्री ने बताया है कि 9,79,000 केवल केंद्र सरकार के पद रिक्त हैं सरकारी नौकरियों के। अच्छा बेरोजगारी भारत में भारत की तारीख की सबसे ज्यादा है, वो आप भी जानते हैं, इनकी इकोनॉमिक सर्वे में आया है। तो अब सवाल ये है कि क्या उन 10 लाख नौकरियों को देने के लिए आपको कितना समय चाहिए सरकार, वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इनकी मंशा ही नहीं है कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को बेरोजगार रख के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देके फिरका परस्ती और नफरत की राजनीति फैला के देश में एक माहौल इस तरह का बना के राजनीतिक हित साधना है। तो वो तो स्वाभाविक है कि कैसे इनका समर्थन किया जा सकता है। तो हैट्रिक की बात कर रहे हैं, पर हैट्रिक, आप ये बढ़िया ही सवाल है। देखिए, हैट्रिक की बात आप कर रहे हैं, ये भी कह रहे थे कि नहीं कुछ दिन सत्ता में रहे। वास्तविकता ये है कि अगर भारत के इतिहास में देखा जाए कि कोई भी राजनीतिक दल अपने दीर्घ काल में सबसे ज्यादा कम लोकप्रिय रहा है, जनसंघ से लेके भाजपा 2 सांसदों वाली पार्टी थी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जब ये विपक्ष में गए तो नंबर 2 पे कभी नहीं रहे। मतलब सपा तो जब से जन्म हुआ है तो सत्ता में या प्रतिपक्ष में रहती है, ये नंबर 3 पे चले जाते हैं। ये अगर ये कहते हैं कि नहीं हम सत्ता में हैं, अपना औसत उठा के आप देख लीजिए, कुछ दिनों का मौसमी बुखार है ये लोकप्रियता का, जैसे मौसमी बुखार है, जिस आर्टिफिशियल ढंग से अडानी का शेयर अगर इस बार फिर चल गया तो उतर जाएगा। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी अगर हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को इस तरीके से बयान देती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल हास्यास्पद बयान, सुन लीजिए, हास्यास्पद बयान। जितने कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, आप देख लिए कि उससे ज्यादा तो पदाधिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। आप ये समझ लीजिए किस तरीके से आकलन आप किस तरीके से करेंगे। भाजपा का बगैर वोट के सरकार बन जा रही भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल। बगैर वोट के सरकार बन रही। अब ये परसेंटेज गिनाएंगे कि भाई 3% बढ़ा, 5% बढ़ा, 27% बढ़ा, ये आंकड़ा लेके आएंगे। लेकिन आप सत्ता सरकार देखी जाती है कि सरकार बनी बहुमत के साथ बनी। का नाम आ गया, ईवीएम का नाम आ गया। ईवीएम तो हमेशा आएगा। अभी मैनपुरी में जीते हैं तो इनके प्रवक्ता सीना पीट पीट के चिल्ला रहे थे, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम। मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ डिजिटल इंडिया का दिल बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है कि दिल्ली सहित कई राज्यों का अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो जितने इनके सदस्य और पदाधिकारी हैं उतने वोट ही नहीं भाजपा को मिलते। तो ये आपके पास आंकड़ा होगा, ये झूठा आंकड़ा आपके पास हो सकता है, दिल्ली हमारे पास नहीं है। यहाँ भी है तो हमारे पास हर बूथ का रिकॉर्ड मौजूद है। फिलहाल विषयांतर मैं नहीं चाह रहा हूँ, आपको बेइज्जत करने के लिए आपका बजट बहुत है, तो नहीं ये आपके कह देने से थोड़ी हम बेइज्जत हो जाएंगे। हमको विश्व सराह रहा है, हिंदुस्तान हमको जनता कह रही है, जनता का रिएक्शन आ रहा है। आपके कहने से कोई अपमानित थोड़ी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आप ही के नेता, आपके नेता या आपके
अखिलेश यादव जी के बयान से कोई ऐसा थोड़ी कि बजट कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप आरोप लगाते रहे भाई, आपको हमने छूट दे रखी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सरकार है कि जो विपक्ष को पूरी आजादी दी है कि बोले, ये न कहिए कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हमको बोलने नहीं दिया जाता, सरकार जो हम पर दबाव बनाती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप बोले जो आपकी समझ में आए। ठीक है, देखिए अब मैं तो व्यक्तिगत कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। जो व्यक्तिगत यहाँ बात कहाँ हो रही है भाई, पार्टी की बात हो रही है, आप बोलिए पार्टी को जो बोलना हो। देखिए आपके लिए बजट पर्याप्त है जी, बोलना होगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, बोलते रहिए जी। अच्छा, फिर हमें सुन लीजिए। अच्छा, बीच में कुल मिला के आपको बजट पसंद नहीं आया? नहीं, बजट बहुत पसंद है। अच्छा, पसंद लेकिन है। इन्होंने जो चलिए, कहा ठीक है, इन्हीं के सरकार का ही आंकड़ा दे रहा हूँ। अगर वो अच्छा है तो हम साथ खड़े हैं जी, अगर जो मैं कह रहा हूं अगर वो अच्छा है। जी। इनके राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही सदन में कहा था कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,79,000 पद, लगभग 10 लाख पद रिक्त है। संसद में कोई झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये 10 लाख पद आज क्या हुए, भर्ती के लिए कोई फास्ट ट्रैक योजना बनाई गई है क्या है, वो आप देख लीजिए। तो अगर सरकारी पद रिक्त हैं, बेरोजगारी सबसे चरम पे नहीं किया जा रहा, इससे भारत मजबूत हो रहा, तो मैं निश्चित रूप से इनका साथ दूंगा अगर इससे मजबूत होता होगा। दूसरी चीज, जिन योजनाओं का गरीबों के, वो तो हमारे मित्र चूंकि राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे, इन जिन चीजों का ये हंगामा करते हैं कि हमने गरीबों को छत दी, हमने उज्ज्वला दी, हमने सौभाग्य दी, मैं बता रहा हूँ, उनका भी आंकड़ा बता दे रहा हूँ इन्हीं के समय की। तो जिनका ये बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, जैसे स्वच्छता मिशन का कि हमने खुले में शौच से मुक्त करा दिया पूरे भारत को, बहुत अच्छा था, गांधी जी के सपने साकार हो गए। लेकिन इनके 4,371 शहर और भारत के लगभग 6 लाख गांवों में इन्होंने दावा किया कि हमने जो है खुले में शौच से मुक्ति वाली स्थिति प्राप्त कर ली है। अच्छा। जो साउथ एशियन लेबर नेटवर्क की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग 45% ग्रामीण लोग आज भी खुले में ही शौच कर रहे हैं। क्यों विफल हुई है? चूंकि जो शौचालय बने हैं, एक तो बने इंशाल्लाह हैं, उसमें अगर लोग कुत्ते भी 2 घुस जाएं तो गिर जाती है दीवार, चूंकि बजट कम है। दूसरा उसका कारण यह है कि पानी की सुविधा नहीं है, और भारत कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है, शौच के समय पानी की सुविधा अनिवार्य है, परंपरा है। तो अब यह है कि हकीकत है 45% खुले में शौच, होर्डिंग ये है। और सफाई से ही रिलेटेड एक चीज और बता दें आपको, हम इस दुनिया में हम मंगलयान के देश हैं, उपग्रह दूसरे के लॉन्च करते हैं, बहुत मतलब इंफोटेक की बड़ी पावर है, लेकिन 330 से अधिक हमारे सफाई कर्मी सीवर की गैस से दम घुट के मर जाते हैं। सदन में स्मृति ईरानी जी का उत्तर है। सुन लीजिए, मेरी बात बताइए, सुन रहा हूं वो तक। तो अब अगर रियल में सफाई का श्रेय अगर फोटो लगना है तो प्रधानमंत्री जी के बजाय शहीद तो ये हैं। अच्छा भाई, देश की शहादत, मतलब अगर सफाई के लिए जान दे दिए, लेकिन उसके लिए कोई मतलब आर्टिफिशियल रोबोट या कोई मशीन नहीं बनाई जा रही है, ये जान देते जा रहे हैं। अच्छा। उनका भी अगर देखेंगे तो कौन शुद्र है, पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, आगे पूछिएगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि जिस कुपोषण, जिस अन्न की बात आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है मुफ्त की बढ़ाई गई है, उसमें भी स्थिति ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कुपोषित अगर कोई देश है तो वो भारत है जी। तो अब ये बताइए कि अगर कुपोषण में हम नंबर 1 की स्थिति में है, और अगर हम कहिए कि स्वच्छता में अभी भी 45% लोग खुले में शौच कर रहे हैं, 10 लाख सरकारी पद खाली हैं, उसे रिक्त नहीं कर पा रहे हैं, किसान अभी भी 16,000 प्रतिवर्ष मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसकी आय 27 रुपया मात्र है, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये और 30 करोड़ लोगों की आय ही 375 से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हम इस बजट का समर्थन आय दे रहे हैं किसानों को, क्या कर रहे हैं भैया आप लोग, क्या दिक्कतें हैं और समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? संतुष्ट बिल्कुल नहीं है भाई। नहीं, संतुष्ट कभी समाजवादी पार्टी वाले कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी जब इसमें नेता रहते थे। अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विचलित है, उसको खुद समझ में नहीं आता है। आप ये बताइए क्या कहना है, क्या करना है? 10 लाख नौकरी जो खाली है वो क्यों नहीं भर रहे? देखिए, अभी आप कह रहे थे कि भाई हमको बता दीजिए क्यों नहीं भर रहे, उसे आउटसोर्स करेंगे क्या? आप बोल रहे थे, हम चुपचाप बैठे थे, हमको बोल रहे तो आपको भी सुनना चाहिए। हमारे सवालों की क्षमता रखिए, यही वजह है कि आपके नेता, यही वजह है कि आपके नेता जो है जनता के बीच में नहीं जाते, क्योंकि जनता सवाल करने लगती है। उत्तर दे दीजिए, मैं सुनूंगा। भाई जनता सवाल करने लगती है। सवाल बताइए, जब वैश्विक बीमारी थी, 10 लाख कोरोना जैसी बीमारी थी, आप कहाँ थे? आप चुप हो जाते हैं, आप भाग जाते हैं। जब कहती है भाई
इस देना ही वक्त नहीं। कहाँ थे, मुसीबत बता रहा यही ट्रेनिंग दी जाती है तो तरीका है ट्रेनिंग दी जाती है। समाजवादी पार्टी का 10 लाख रोजगार पे विरोध बोलना दर्ज है, करने का। ट्रेनिंग दी जाती है। 10 लाख रोजगार, अरे हमने भाई 10 लाख से ज्यादा स्वच्छता रोजगार दे दिया, यही आपके हाल पास है। आंकड़ा है उज्ज्वला नहीं। की हर पेट्रोल टंकी पे आपको मिल जाएगी होर्डिंग, जी। लेकिन आपके वास्तविकता ये है आपके पास आंकड़ा है 3 नहीं। करोड़ 59 लाख सिलेंडर भरे ही नहीं गए। 45 लाख आबाद बनाए गए, आपके पास उसका आंकड़ा नहीं। शौचालय की बात आप करें, 60% से ज्यादा शौचालय आपकी बनाए उज्ज्वला है। गए, आपके पास सुनिए, आंकड़ा नहीं। आपकी उज्ज्वला गैस आपके का पास सरकारी कौन आंकड़ा सी है। एजेंसी है कि किस 3 तरीके से करोड़ काम 59 करती लाख है लोग सिलेंडर ही कि नहीं भरवा समाजवादी हुआ। पार्टी के लिए आपका बड़ी बड़ी होर्डिंग प्रधानमंत्री के लगा वो देते हैं। समाजवादी 1 पार्टी करोड़ कार्यालय 20 लाख पहुंचती लोग है, एक सिलेंडर साल भर में भरवा सर्वे करके वो अब आप समाजवादी कहेंगे कि पार्टी हमने कार्यालय सबको पहुंचा दिया जाता है। धुआं मुक्त अच्छा। कर दिया। तो आपको आवाज उठाना चाहिए ना, आप आजाद थे, आपको आवाज उठाना ठीक चाहिए है, था। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने आवाज ऐसी उठाई कि वो जी। रामचरितमानस गलत है, उसको बैन कर दिया जाए, उसकी सुनिए, प्रतियां बजट जला पे दी भाषण गई। दे रहे हैं। अरे अच्छा। ट्रेनिंग है आपके पास यही ना ट्रेनिंग है। होता है। आप कहेंगे समझी भाई, ट्रेनिंग लेके आते हैं आप लोग। बेरोजगारी की नहीं, बात ट्रेनिंग करेंगे तो तो जब यही बांधे है। बोल रहे हैं। हम तो सब चीज की ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ। इन्होंने क्या एक ट्रेनिंग दिन लिया का है? आदमी, इनके पास एक कोई है? अल्पसंख्यक आदमी पे कितना मानसिक दबाव है अच्छा। कि वो रामचरितमानस अब पे बुलवाया जा अब रहा ये है। देखिए, अब ये धर्म की राजनीति, अल्पसंख्यक की राजनीति करने आ गए। अब ये अल्पसंख्यक की राजनीति पर आ गए, जो इनसे बिदक चुका है, जो इनको छोड़ के हट चुका है, अब उसकी राजनीति करने आ रहे हैं। अच्छा। तो यही सारी चीजें तो समाजवादी धन्यवाद। पार्टी ठीक है, बता रही ठीक है, है। ठीक है। हमारा बजट जी। पूरी तरीके से 100% शुद्ध है और चलिए। देश के विकास के लिए है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जी। है, सबका भला होगा। जी। बजट पूरी तरीके से पेश हो चुका है। अब आप देखें किस तरीके ठीक से है, उस पर काम होना है। ठीक। विपक्ष जो चाहे करे, विपक्ष को हमने छूट दे रखी जी। है, वो बोलते रहें। ठीक है, आप दोनों मेंबर्स इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी, जो बजट आया है और भाजपा का कहना है बजट बहुत अच्छा है और सभी वर्गों की यहाँ बात रखी गई है, चाहे इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, चाहे किसी क्षेत्र की बात करें और चाहे अन्य योजना की बात करें, सभी वर्गों के लिए साधने की बात कही गई हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है। अब आने वाले समय में इस बजट से व्यापारी वर्ग को, महिला वर्ग को और निम्न आय वर्ग को कितना लाभ मिलता है, कितनी उनकी स्थिति सुधरती है, कितनी उनकी जीविका मजबूत होती है, कितनी बचत कर पाते हैं, वो तो फिलहाल भविष्य की घर में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जब भी बजट आता है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। बजट कितना कारगर होगा और बजट की बुनियादी व्यवस्था क्या है, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं, जो बजट लाया गया है, जो धन की व्यवस्था उस विशेष योजना के लिए की गई है, वो योजना किस तरह बेहतर चलेगी, उसका परिणाम क्या होंगे, चाहे एकलव्य स्कूलों की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे सिंचाई की बात करें और चाहे सड़कों की बात करें, क्योंकि वो आने वाले समय में बनेगी और तभी बेहतर भारत का निर्माण होगा। अगर कुछ बेहतर है तो समर्थन करिए, अगर खराब है तो विरोध करिए। यही लोकतंत्र की व्यवस्था है और ये चलती रहती है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।